आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। आज इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। एयरपोर्ट्स 2014 के 74 से बढ़कर 2025 में 163 हो चुके हैं और गवर्नमेंट का विजन है कि 2047 तक 350 से 400 एयरपोर्ट्स हो जाएं। इस बूम का सबसे विजिबल फेस कौन है? एयरलाइंस। इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा जैसे प्लेयर्स अगले सिर्फ 2 सालों में 240 नए एयरक्राफ्ट ऐड करने वाले हैं। इन तीनों कैरियर्स का फ्लीट साइज प्रेजेंट के 804 से 1044 एयरक्राफ्ट तक पहुंच सकता है। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, इंडिया प्लेन्स खुद नहीं बनाता, तो क्या इस एविएशन बूम से पैसा सिर्फ एयरलाइन ही कमाएंगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच ये है कि चाहे प्लेन बोइंग बनाए या एयरबस, उस प्लेन के अंदर हजारों छोटे छोटे क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजन के ब्लेड्स, लैंडिंग गियर के कंपोनेंट्स, प्रिसिशन मशीन्ड पार्ट्स, और इनमें से काफी पार्ट्स इंडिया में बन रहे होते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक मल्टी टियर सप्लाई चेन होती है। टियर 1 और टियर 2 जो मेजर असेंबलीज और लार्ज सिस्टम्स बनाते हैं, उनमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का डोमिनेंस है। लेकिन टियर 3 और 4 जहां हाई प्रिसिशन और स्मॉल मिशन क्रिटिकल पार्ट्स बनते हैं, वहां इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं, खासकर कोविड के बाद, जब OEMs ने इस पर ज्यादा भरोसा दिखाया। और अब पॉलिसी टेलविंड्स भी आ चुके हैं। यूनियन बजट 2026 में एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर ड्यूटी एग्जेम्पशन, 2100 प्लस करोड़ सिविल एविएशन एलोकेशन, 550 करोड़ का UDAN और रेगुलेटरी प्लस एयरपोर्ट इंफ्रा पर फोकस। ये दिखाता है कि एविएशन अब सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इकोसिस्टम बन चुका है। जब सब एयरलाइंस पर फोकस कर रहे होते हैं, तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को देखते हैं जो प्लेन्स नहीं उड़ाती पर प्लेन्स को पॉसिबल बनाती हैं। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। इस एविएशन बूम के बेनिफिशियरीज काफी कंपनीज हैं, लेकिन हमने 3 ऐसी कंपनी सिलेक्ट करी हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो अब देखते हैं कौन सी हैं वो 3 प्रॉक्सी कंपनीज जो एविएशन बूम का रियल फायदा उठा सकती हैं। हमारी पहली कंपनी है यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। यूनिमेक एरोस्पेस प्लेन्स के लिए टूल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि एरो इंजन टूल्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, जो एयरबस, बोइंग, प्रैट एंड विटनी एंड रोल्स रॉयस जैसे ग्लोबल जायंट्स यूज करते हैं। कंपनी सिर्फ एरोस्पेस तक लिमिटेड नहीं है, डिफेंस, न्यूक्लियर, एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर्स के लिए भी यूनिमेक हाई प्रिसिशन टूल्स बनाती है। यूनिमेक का लगभग 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एज ऑफ Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के पास 105 CR की ऑर्डर बुक है, जो इसके फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यूज का लगभग 43% है। जनवरी 26 में यूनिमेक ने सऊदी अरेबिया में जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू कंपनी प्रिसिशन मशीनिंग फैसिलिटी बनाएगी, जिसमें यूनिमेक का 51% स्टेक होगा। ये मूव कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। नंबर्स पे नजर डालते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स CAGR 88% और प्रॉफिट CAGR 183% रही है। सेल्स ग्रोथ का एक्सेप्शनल नंबर लार्जली फाइनेंशियल ईयर 22 के लो बेस की वजह से आया और हाई प्रॉफिट CAGR का मेन ड्राइवर रहा मार्जिन एक्सपेंशन और अदर इनकम का 1 करोड़ से 25 करोड़ तक शार्प जंप, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में हाई इन्वेस्टमेंट से आने वाले इंटरेस्ट इनकम की वजह से हुआ। इसके टेक्निकल चार्ट्स को भी देख लेते हैं। दिसंबर 24 में IPO के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। अप्रैल 25 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया और तब से रेंज बाउंड है। अब इस स्टॉक रेंज के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। Q2 में सेल 62 CR पर फ्लैट रही, क्योंकि यूएस टैरिफ्स के चलते कस्टमर्स ने ऑर्डर पिकअप डिले किए। EBITDA 17% ईयर ऑन ईयर गिरकर 19 CR रहा और मार्जिन 38% से घटकर 30% पे आ गए। इसका मेन रीजन लोअर सेल्स, न्यू कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स और न्यू हायरिंग प्लस ESOP इम्पैक्ट की वजह से बढ़ते ऑपरेटिंग कॉस्ट रहे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, फरवरी 26 में इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंस हुई, जिसमें टैरिफ्स 50% घटकर 18% हो गए। Q2 में कंपनी की सेल्स में यूएस टैरिफ्स की वजह से प्रेशर आया। अब Q3 में ये देखना क्रूशियल होगा कि लोअर टैरिफ्स का सेल्स पर क्या रियल इम्पैक्ट पड़ता है। ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट का क्लियर टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 29 तक 1000 CR रेवेन्यू अचीव करना,
जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 243 सीआर था। इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एग्जीक्यूशन को ट्रैक करें ताकि ये समझ में आए कि कंपनी इस गाइडेंस पे डिलीवर कर पा रही है या नहीं। UDAN स्कीम के अंडर अब तक 649 से ज्यादा रूट्स कनेक्ट हो चुके हैं और आगे 120 नए रूट्स ऐड होंगे। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में एविएशन डिमांड लॉन्ग टर्म ग्रो करने वाली है। बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। कंपनी की बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 24 के 30 सीआर से बढ़कर फर्स्ट हाफ में ऑफ दिस ईयर 114 सीआर हो गई हैं। हालांकि डेट टू इक्विटी अभी भी कंफर्टेबल है, पर राइजिंग ट्रेंड ट्रैक करना जरूरी होगा। साथ ही फिक्स्ड एसेट्स 52 सीआर से 196 सीआर तक बढ़े हैं और 12 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन को दिखाता है। एक और की पॉइंट, जहां पहले इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट जीरो थे, फाइनेंशियल ईयर 25 में 344 सीआर, लगभग 42% ऑफ टोटल एसेट्स और फर्स्ट हाफ में 51% एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स में है, जो सब्सिडरीज, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो कंपनी कंसिस्टेंटली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट कर रही है। पिछले 4 सालों का क्यूमुलेटिव CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो 78% रहा है, जो कि ये दिखाता है कि कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का अच्छा हिस्सा कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। रिस्क एंड चैलेंजेस देखते हैं। यूनिमेक का लगभग 85% रेवेन्यू सिर्फ 3 बड़े कस्टमर्स से आता है, इसलिए कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी पड़ेगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। न्यूक्लियर और प्रिसिजन सेगमेंट्स ग्रो होने पर वर्किंग कैपिटल साइकिल 110 डेज से 150 डेज तक जा सकती है, जिससे कैश कन्वर्जन साइकिल पे प्रेशर पड़ सकता है। हमारी दूसरी कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग कंपनी। मिशन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल पार्ट्स बनाती है ये। इसका मतलब है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जिनके फेल होने पे पूरा इंजन या एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। इनमें मार्जिन फॉर एरर 0 होता है। ये कंपनी ऑयल एंड गैस और एरोस्पेस सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए ये एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग में काम आने वाले क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, जैसे कि ड्रिल बिट्स, स्लिप्स और बोनट फ्रेम्स। ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम करती है, जैसे बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी और सीमेंस। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली एक्सपोर्ट से आता है। फर्स्ट हाफ में इनका 94% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था और इनका लगभग 17% रेवेन्यू एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट से आता है। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल CAGR 33% और प्रॉफिट CAGR 44% रहा है। इसके टेक्निकल चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने जनवरी 24 से स्ट्रॉन्ग रैली स्टार्ट की और जून 24 में ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद से प्राइस एक डिफाइंड रेंज में ट्रेड कर रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट ही आगे प्राइस का क्लियर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। Q2 में सेल्स 30% बढ़कर 146 सीआर रही। EBITDA 32% बढ़कर 53 रहा और मार्जिन 36% पे स्टेबल रहे। कंपनी ने रॉ मटेरियल फॉरेन वेंडर्स के बजाय डोमेस्टिक यानी कि इंडियन सप्लाई से खरीदना शुरू किया है, जिससे उनकी कॉस्ट कम हुई है। अदर इनकम 2 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हो गई, जिसका मेन रीजन है QIP से आया अनस्पेंट कैश जो कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पार्क किया है। इन सब फैक्टर्स के चलते नेट प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिली, जो 57% बढ़कर 33 सीआर हो गया। ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो फाइनेंशियल ईयर 26 में 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करेंगे। ये ग्रोथ उनके स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और नई फैसिलिटीज के रैंप अप पर बेस्ड है। कंपनी ने मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ एक नया लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वैल्यू $73 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ रुपए है। इससे इनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सिर्फ मित्सुबिशी के साथ अब $156 मिलियन का हो गया है। बैलेंस शीट देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 से फर्स्ट हाफ के बीच ऑफ दिस ईयर कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स डबल हो गए हैं और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 3.4x बढ़ चुका है। ये क्लियरली कंपनी की एक्सपैंडिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी वॉलेटाइल रहा है। क्यूमुलेटिव CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 32% है, जो वीक कैश रियलाइजेशन दिखाता है। कंपनी का बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है और कैश कन्वर्जन साइकिल 800 दिन की होने की वजह से कैश फ्लोज पे प्रेशर रहता है। रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करें तो कंपनी को स्पेशल ग्रेड एलॉयज और रॉ मटेरियल सिर्फ OEM अप्रूव सप्लायर्स से ही खरीदने पड़ते हैं, जिससे प्राइस नेगोशिएशन पार लिमिटेड रहती है। साथ ही MOQ यानी कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की वजह से बल्क इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, जिससे पैसा लंबे टाइम तक ब्लॉक्ड रहता है। इसी का रिजल्ट है लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल, जो मार्च 25 में 287 डेज रही, क्योंकि एक्सपोर्ट पेमेंट्स डिले होते हैं और कस्टमाइज इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है।
हमारी आखिरी कंपनी है सनसेरा इंजीनियरिंग। इनका मेजर बिजनेस पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के इंजन पार्ट्स बनाना है, जैसे कि कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंकशाफ्ट और गियर शिफ्टर। कंपनी का नया ग्रोथ इंजन उनका एडीएस सेगमेंट है, यानी कि एरोस्पेस, डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर। इसमें कंपनी एडीएस सेगमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का एडीएस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन स्टेडली बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.4% से बढ़कर Q2 ऑफ दिस ईयर में 6% हो गया है। एडीएस सेगमेंट में अगले 5 सालों के लिए 3,953 CR का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। फर्स्ट हाफ में एडीएस सेगमेंट से 86 CR रेवेन्यू आया। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 300 से 320 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 500 से 550 करोड़ की रेवेन्यू गाइडेंस दी है। पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स CAGR 15% और प्रॉफिट CAGR 18% रहा है। इसके टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं। स्टॉक ने सितंबर 24 में 1755 का लेवल टच करने के बाद लगभग 44% का शार्प करेक्शन देखा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई और जनवरी 26 में स्टॉक ने क्लियर ब्रेकआउट दिया। फिलहाल प्राइस ब्रेकआउट लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। अब इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। Q2 में सेल्स 8% बढ़कर 825 CR रही। इसका मेन कारण रहा इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट, जो 80% ग्रो हुआ है। इसने बाकी एक्सपोर्ट मार्केट्स की वीकनेस को कवर कर लिया है। EBITDA भी 142 CR रहा और मार्जिन 17% पे स्टेबल रहे। नेट प्रॉफिट में 36% का जंप इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने अपना लोन कम किया, जिससे उनका फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गया। ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। कंपनी ने अगले कुछ सालों के लिए लगभग 250 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है बिल्डिंग और मशीनरी के लिए। कंसोलिडेटेड बिजनेस लेवल पे कंपनी के पास 2145 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू का लगभग 71% है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंटली पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रिपोर्ट किया है। साथ ही क्यूमुलेटिव CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो 185% रहा है, जो स्ट्रॉन्ग कैश रियलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब रिस्क एंड चैलेंजेस की तरफ नजर डालते हैं। सनसेरा का मेजर रेवेन्यू अभी भी ऑटो आइस यानी कि पेट्रोल डीजल इंजन पार्ट से आता है, अप्रॉक्सीमेटली 73%। अगर दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होती है, जिसमें इंजन पार्ट्स कम लगते हैं, तो इनके कोर बिजनेस पे उसका असर पड़ सकता है। इनका 30% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। यूएस और यूरोप में रिसेशन या ऑटो सेल्स स्लो डाउन का सीधा असर इनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू और मार्जिन पे पड़ सकता है। तो ओवरऑल हमने आज 3 ऐसी कंपनीज देखी जो एरोस्पेस इकोसिस्टम की बैकबोन है। इंडिया में एविएशन बूम के साथ साथ ये कंपनीज ग्लोबल OEMs को एक्सपोर्ट करके भी ग्रोथ कैप्चर कर रही हैं। तो इनमें से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। इनको किसी भी तरह की रेकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। अपनी खुद की रिसर्च खुद से जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.